जो सबसे सूक्ष्म से यानी माइक्रो से माइक्रो अगर कोई चीज है तो वो क्या है? सेल। आपको पता है कि एक सेल कितना माइक्रो हो सकता है? अगर आपको नहीं पता हो तो हमारी एक जो ब्लड की बूंद होती है उसमें 25 करोड़ से ज़्यादा सेल हो सकते हैं। कितने? 25 करोड़। एक बूंद में 25 करोड़ से भी ज़्यादा सेल हो सकते हैं, यानी कि सेल इतने माइक्रो होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की, है ना? आपने और हमने सुना ही है कि हमारे जो बॉडी के जो बेसमेंट का मतलब कि जो ठेठ पाए में है, पाए में क्या है? सेल। सबसे पहली चीज क्या है? सेल। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, आपको पता हो है ना? हाँ। और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनते हैं? मसल्स, है ना? बहुत सारे मसल्स मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन यानी अवयव, जैसे हार्ट, लंग्स, लिवर्स वगैरह वगैरह। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनते हैं? सिस्टम। लमसम 14 प्रकार की सिस्टम हमारी बॉडी में है और हर एक का अलग अलग वर्कआउट है, जैसे कि रेस्पिरेटिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक सिस्टम में अनेक से ज्यादा ऑर्गन होते हैं, है ना? और बहुत सारी सिस्टम मिलके क्या बनती है? हमारी बॉडी। ये शायद 5वीं 7वीं क्लास में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर एक अगर सेल डिस्टर्ब होता है तो टिश्यू डिस्टर्ब होगा, टिश्यू डिस्टर्ब होता है तो मसल्स डिस्टर्ब होगा, और ये होता है तो ऑर्गन डिस्टर्ब होगा, और ऑर्गन अगर डिस्टर्ब होता है तो सिस्टम डिस्टर्ब होती है, और सिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है तो बॉडी बीमार पड़ती है। ये सारी एक सीक्वेंस है ना? इससे इस प्रकार की हमारी बॉडी बनी हुई है। अब अगर हम सेल की बात लें, सेल की बात अगर हम ले तो वैसे तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रकार के सेल हैं, लेकिन मेजर अगर इनको डिवाइड किया जाए, अगर हम मेजर 2 पार्ट में इनको डिवाइड करें तो ये सेल जो है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल सेल और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड सेल। इन सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है? नॉर्मल सेल, दूसरा स्पेशलाइज्ड सेल। जैसा कि इनका नाम है, नॉर्मल सेल की खासियत क्या है, विशेषता क्या है? नॉर्मल सेल सबसे पहले तो ये रोज लाखों करोड़ों अजबों की तादाद में मरते हैं और ये वापस भी पैदा होते हैं। और अगर हमने भी पढ़ा सुना है ना कि भाई कि सेल रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं, अगर वापस पैदा नहीं होते तो हम अभी घिस के जो है कि 2-3 फीट के हो गए होते हैं। तो इसका क्या काम है? इसकी विशेषता ये है कि ये रोज मरते हैं और रोज नए भी पैदा हो जाते हैं। दूसरी बात, ये बॉडी के हर एक जगह यानी अंगूठे से लेके चोटी तक सभी जगह पर अवेलेबल होते हैं। इज इट क्लियर? राइट। इनकी ये 2 खास बात होती है। स्पेशलाइज्ड सेल किसको कहते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल, जैसा कि इनका नाम है, विशेष सेल है। और स्पेशलाइज्ड सेल की पहली खासियत, ये बॉडी के हर जगह नहीं मिलते। ये स्पेसिफिक किसी ऑर्गन के लिए ही बने होते हैं। जैसे कार्डियक सेल है तो वो हार्ट के लिए ही बना होता है, वो आपको कभी भी ब्रेन में नहीं मिलेगा। न्यूरॉन सेल है, वो आपको ब्रेन में ही मिलेगा, कभी भी हार्ट में नहीं करेगा, क्योंकि हार्ट का जो कार्डियक सेल है उसका काम क्या है? कॉन्सेप्ट वो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पंपिंग करना। वो ब्रेन में जाके पंपिंग नहीं करता। जैसे ब्रेन का जो हार्ट है, ब्रेन का जो स्पेशलाइज्ड सेल है न्यूरॉन, उसका काम है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, है ना, और सिग्नल का आदान प्रदान करना, वो सारा। तो वो हार्ट में आके कभी भी पंपिंग का काम नहीं करता। ऐसे ही नेफ्रॉन सेल किडनी के लिए ही काम करेगा, वो किडनी में ही मिलता है और किसी ऑर्गन में नहीं मिलता। इट मींस जो स्पेशलाइज्ड सेल है वो क्या है? वो स्पेसिफिक किसी ऑर्गन के लिए ही बनाया होता है, उसी के लिए काम करता है और वहीं मिलता है, सब जगह नहीं मिलता। फर्स्ट क्लियर? सेकेंड बात इसकी ये है कि ये एक बार जीवन में जो डेड हो जाए या डैमेज हो जाए तो ये फिर कभी रिएक्टिव या रीजेन्युएट होता ही नहीं। एवर नेवर 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 नेवर। क्लियर हो गया? और इसीलिए इनसे संबंधित जितनी भी डिजीज होती है वो एक बार बॉडी में आ जाए तो फिर जाने का नाम लेती नहीं है, वो परमानेंट हो जाती है। अब रोग की बात आ गई, डिजीज यानी रोग। और अगर हम रोग की बात करें तो रोग भी हमारी बॉडी में 2 तरीके से आते हैं। अब रोग की बात आई तो हम रोग की बात करेंगे, है ना? रोग हमारी बॉडी में 2 प्रकार से आते हैं। सर हमेशा ही बोलते हैं, एक तो बाहरी कारणों की वजह से, जैसे कि मच्छर ने काटा, मलेरिया हो गया, डेंगू होगा, या फिर टाइफाइड हो जाएगा। आपको कोई गलत चीज खा लिया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये टीबी हो जाए, जॉइंटिस हो जाए, ऐसे बहुत सारे रोग जो बाहरी कारणों की वजह से आते हैं।
तो ये कौन से रोग है कि जो रोग अंदर से पैदा होते हैं वो जीवन में एक बार आते हैं, तो जब तक आप मरते नहीं तब तक वो आपके अंदर ही रहते हैं। बाकी जितने भी साइंस है या जितने भी फेथियां मौजूद है वो सब उसको कंट्रोल कर सकती है, उसको मिटा नहीं सकती। क्यों भाई? यहाँ सवाल ऐसा आता है कि बाहर से आने वाले रोग सभी मिट जाते हैं, तो अंदर से पैदा होने वाले रोग क्यों नहीं मिटते? इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे की जो वजह है ये है कि सबसे पहले तो ये रोग ही नहीं है। हेलो, रोग होता तो मिट जाता ना, तो ये रोग ही नहीं है, ये डिजीज नहीं है, ये क्या है? डिसऑर्डर है। क्या है? ऑर्गेनल डिसऑर्डर आप इसको कह सकते हैं। अगर आपको बीपी है इसका मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है ना। अगर आपको डायबिटीज है यानी कि आपका जो पेनक्रियाज है वो जो है कि जितना फंक्शनिंग करना चाहिए उस हिसाब से कर नहीं रहा, इसकी वजह से इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा है। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब यह है कि किडनी को जो फंक्शनिंग करना चाहिए वो कर नहीं पा रही, यानी कि दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनल डिसऑर्डर, नॉट ए डिजीज। डिजीज नहीं है वो। तो ये क्यों नहीं मिटते? क्योंकि ये, अब यहाँ पर एक सीधी सी बात ये है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप बता सकते हैं मैम कि डायबिटीज क्यों होता है? डायबिटीज क्यों होता है, मतलब क्या होता है? पैनक्रिया बराबर काम नहीं कर रहा है। डायबिटीज क्यों, और ये होता क्या है? क्यों होता है? बहुत सारे कारण है। वजन हो गया। देखिए कई सारे लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज जो है कि मीठा खाने की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला हाइपरटेंशन है। टेंशन सबसे बड़ा। अस्त व्यस्त लाइफ है, न खाने का ठिकाना, न रहने का, न सोने का, कब सो रहा है कब जाग रहा है, मतलब वो सारे बहुत सारे कारण होते हैं कि जिनकी वजह से जो है कि डायबिटीज आता है। डायबिटीज का एक्चुअली मतलब होता है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज, है ना। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज को गुजराती में स्वादु पिंड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? स्वादु पिंड। एक्चुअली इसका काम क्या है कि हमारी बॉडी में जो हम शुगर लेते हैं, अब शुगर क्या, आप खाना खाओगे तो उसमें भी शुगर है, हर चीज में शुगर तो है ही। शुगर लेते हैं तो शुगर भी यानी ग्लूकोज की भी जरूरत हमारी बॉडी में है, लेकिन जो एक्सेस शुगर होता है, एक्सेस शुगर, तो एक्सेस शुगर क्या करता है कि एक्सेस शुगर जो है कि अगर उसको चॉकअप नहीं किया जाए, अगर उसको चॉकअप नहीं किया जाए तो वो काम ब्लड या फिर यूरिन में जाता है। इसलिए ये पेनक्रियाज का काम ये है कि भगवान ने एक ऐसी चक्की बनाई है कि ये पैदा करती है जिसका नाम है केमिकल इंसुलिन। क्या करती है मैम? इंसुलिन पैदा। इसका काम है इंसुलिन पैदा करना, और इंसुलिन का काम लगता है जो एक्सेस शुगर है उसको चॉकअप करना या मेटाबोलाइज करने का, यानी कि जो एक्स्ट्रा शुगर है। वैसे हमारी बॉडी को शुगर भी चाहिए, आपको पता है कि आज आपने कुछ नहीं खाया, दिन भर का उपवास है, तो फिर भी आपकी बॉडी को एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? हमारा बॉडी का जो सेल होता है उसका जो रिसेप्टर होता है उसके मुंह के ऊपर जाके ये जब ये बैठता है इंसुलिन, तब उसका मुंह खुलता है और तब जो है कि वो सेल जो है कि अमुक ग्लूकोज जो डिपोजिट करके अपने पास रखता है, एक्सेस होता है उसको ये क्या करता है? मेटाबोलाइज कर लेता है, यानी कि उसको चॉप डाउन कर लेता है। समझ में आ गया? तो ये काम पेनक्रियाज नहीं करती, इतना याद रखिए। ये काम करती है उसके अंदर जो सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल, बीटा सेल। क्या है? बीटा सेल। और इसीलिए जो डायबिटीज का डॉक्टर होता है उसको डायबिटालॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि स्पेशल सेल का क्या नाम है? बीटा सेल। तो ये काम कौन कर रहा है? बीटा सेल करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, अब आप एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका। मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1000 बीटा सेल, 1000 है, बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन हम फॉर एग्जांपल 1000 बीटा सेल हमारी पेनक्रियाज में मौजूद है, और वो इतना इंसुलिन जनरेट कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस शुगर होता है उसको चॉक डाउन आराम से कर लेते हैं, तो हम कभी भी डायबिटिक नहीं होते। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए कि अब इसमें से 300 सेल मर गए, अब कितने रह गए मैम? 700 ही रह गए। तो अब सीधी सी बात है कि 700 उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना 1000 कर सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? इन 700 को बीट करने की दवा देगा। क्या करेगा? इनको बीट करेगा कि तुम 1000 जितना इंसुलिन पैदा करो। समझ में आ रहा है? 1000 जितना इंसुलिन जनरेट करो या पैदा करो। अब लंगड़े घोड़े को दौड़ाएंगे तो क्या होगा? वो और मरेगा। तो इसमें से फिर क्या हो गया? 600 हो गए। तो अब ये 600 उतना इंसुलिन जितना पैदा नहीं कर पा रहे जितना हमारी बॉडी की जरूरत है। तो जो एक्स्ट्रा शुगर होगा वो कहां जाएगा? या तो यूरिन में या फिर ब्लड में। और जब आप डायबिटिक चेक करवाएंगे तो आपका 1, 2
आपको और हमको ये समझना पड़ेगा कि आपकी और हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले कहता है कि एक स्पर्म और ओवा, स्त्री बीज और पुरुष बीज का जब मिलन होता है तो स्त्री गर्भ में पहला सेल जन्म लेता है जिसका नाम है जाइगोट। क्या नाम है मेरा? जाइगोट। जाइगोट नाम का एक सेल पैदा होता है। जब वो आपस में फ्यूजन होता है और जब फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद जो है कि जो पहला सेल जो पैदा होता है स्त्री गर्भ में, उसका नाम क्या है? जाइगोट। और जाइगोट, अब सेल की जो है कि खासियत क्या है? सेल अपने आप को मल्टीपल करता है, ये उसकी खासियत है। तो ये 1 में से 100, 100 में से 1000, 1000 में से लाख और करोड़ों, लाखों करोड़ों का एक गोला बन गया स्त्री गर्भ में, है ना। और कभी हमने सुना है मैम कि 9 महीने बाद किसी स्त्री के गर्भ से एक सेल का बड़ा गोला बाहर है? ऐसा तो होता नहीं है। 9 महीने बाद में जब कंसीवमेंट आता है तो आप ये समझिए कि एक फुली डेवलप चाइल्ड जिसके हाथ पैर कान नाक आंख सभी के सभी कंप्लीट है, एक बढ़िया सा जो है कि बच्चा पैदा होता है ना, चाइल्ड पैदा होता है। तो यहीं पर रिसर्च हुआ कि इस गोले में ऐसा तो क्या हुआ कि हाथ बन गए, पैर बन गया, आंख बन गई, नाक बन गए, कान बन गए, लंग्स, लिवर, फलाना फलाना सारे के सारे ऑर्गन बने। तो इसी पर रिसर्च हुआ मैम। तो यहां पर साइंटिस्टों ने पाया कि इस गोले में सभी सेल ने, वैसे इस गोले में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, टोटीपोटेरल और प्लूरीपोटेरल, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना है। आप इतना रखिए कि इस सेल में कुछ सेल, इस गोले में कुछ सेल, सभी में नहीं, बहुत बहुत 100, 200 या 300 सेल, उनके अंदर ये पावर होती है कि वो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ने अपने आप को कन्वर्ट किया न्यूरॉन में और उसने क्या किया? ब्रेन बनाना शुरू कर दिया। एक ने अपने आप को किया डर्मेट में, उसने जो है स्किन बनाना शुरू कर दिया। एक ने अपने आप को किया कार्डियक में, उसने हार्ट बनाना शुरू कर दिया। एक ने अपने आप को किया नेफ्रॉन में, उसने किडनी बनाना शुरू कर दिया। एक ने अपने आप को किया ऑप्टिक में, उसने आंख बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन बन गए। तो वो सेल जो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ भैया? क्या है स्टेम सेल? जो सेल अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसी को स्टेम सेल कहा जाता है और उसी को मदर सेल कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आप सीधी बात है कि आपको अगर बीटा सेल बनाना है, वापिस मैंने कहा ना वो 1000 वापिस तैयार करेंगे तो आपकी पेनक्रियाज ठीक हो सकती है। तो बीटा सेल अगर आपको वापिस बनाना है तो आपको क्या चाहिए? स्टेम सेल। बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टेम सेल में ही वो ताकत है कि वो अपने आप को स्पेशल सेल में कन्वर्ट कर सकता है। तो स्टेम सेल कहां से लाए? है ना? स्टेम सेल के बिना बाकी दुनिया की कोई दवा, कोई प्रोडक्ट, कोई कुछ काम नहीं कर सकता। आपको अगर ये बनाना है, अगर बीटा सेल बनाना है तो सीधी सी बात है स्टेम सेल ही चाहिए, स्टेम सेल ही चाहिए, इसके सिवा हो ही नहीं सकता। अब स्टेम सेल कहां मिल सकता है तो उसके सोर्सेज क्या है? तो यहाँ पर सोर्सेज नंबर 1, पहला तो देखिए आप और हम पूरे के पूरे आदमी है, तो हमारे पास भी स्टेम सेल तो है ना। तो सबसे पहले तो ह्यूमन ही होता है कि जहां से मिलता है। ह्यूमन में सबसे पहला बोन मैरो है। आजकल बोन मैरो से भी जो है कि खींच के स्टेम सेल डिराइव किए जाते हैं, लेकिन वो बहुत दर्दनाक पद्धति है और बहुत खर्चीला है, बहुत पैसा। और दूसरी बात, वो मैच करेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं होती। दूसरा एक है जिसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होता है? जो माँ और बच्चा, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो माँ और बच्चे के बीच में जो नाड़ होती है, वो नाड़ को आजकल प्रिजर्व करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें स्टेम सेल होता है। वो बच्चे को अगर भविष्य में 30, 40, 50 साल तक भी अगर कोई ऐसी अनक्योरेबल डिजीज आ गई तो वो नाड़ में से स्टेम सेल लेके कल्चर कल्टीवेट करके हमारे जेते ऑर्गन में इम्प्लांट किया जाए तो बंदा 100% ठीक हो सकता है। ये तो पहला रास्ता रहा, लेकिन ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है कि नहीं। अब दूसरा क्या है कि देखिए स्टेम सेल किस में मिलता है? एक तो लाइव होना चाहिए, जो जीवित हो, निर्जीव में तो स्टेम सेल होता नहीं है। दूसरा ये है कि जिसके एक से अनेक ऑर्गन हो। तीसरा कि जिसके हर एक ऑर्गन का काम अलग अलग हो। तो ऐसा दूसरा कौन है? एनिमल्स। एनिमल के अंदर भी स्टेम सेल है क्योंकि वो भी लाइव है। लेकिन एनिमल, हमारी बॉडी में क्या है मैडम, आपको पता हो तो एक रिजेक्शन सिस्टम है। कुछ चीजें अगर हम खाएंगे तो हमें तुरंत वॉमिट हो जाती है या फिर डायरिया हो जाएगा, है ना। क्यों? आपको पता है, क्योंकि जो चीज हमारी बॉडी के काम की नहीं होती है तो हमारी बॉडी का जो रिजेक्शन सिस्टम है वो ऑटोमेटिक एक्टिव होता
वो एक्टिव मार्केट में मिलती भी है, लेकिन वो आप इंटरनली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती ही नहीं। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा है लाइव, ये पेड़ पौधे, प्लांट्स। प्लांट भी तो जीवित है भाई, इनके भी अलग अलग ऑर्गन है, जैसे रूट है, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फिर जो है कि फ्रूट, सीड, और सबका काम अलग है। जो फ्लावर का काम है वो लीफ का नहीं है, लीफ का है, जो स्टेम का नहीं है, जो स्टेम का है वो रूट का नहीं है, सबका काम अलग अलग, तो उनके भी वो ऑर्गन है। लेकिन लाखों करोड़ों प्रजाति के जो है कि ये सारे के सारे पेड़ हमारे दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन कौन सा पेड़ ऐसा है जिसके स्टेम सेल हूबहू ह्यूमन स्टेम सेल से मैच कर जाता है? ये ढूंढने का काम जो किया है डॉक्टर फ्रेड जूली ने किया है। डॉक्टर फ्रेड जूली स्विट्जरलैंड से है, और उनकी जो R&D है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो है कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लेबोरेटरी के नाम से जानी जाती है। उनको दुनिया भर के साइंटिस्टों के कितने ही अवार्ड मिल चुके हैं, और उनकी जो लेबोरेटरी है उनका नाम है मिडेल बायोकेमिस्ट्री, जो स्विट्जरलैंड में है। उन्होंने वर्षों तक रिसर्च करके ये पता लगा लिया कि पृथ्वी के ऊपर 2 पेड़ ऐसे हैं कि जिनके स्टेम सेल हूबहू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसा काम कर सकते हैं, और वो है, पहला है मेलास डोमेस्टिका। क्या है जी? मेलास डोमेस्टिका। मेलास डोमेस्टिका और कुछ नहीं है, ये ग्रीन एप्पल की प्रजाति है। ग्रीन एप्पल ये होता है ना अपने यहाँ पे, तो ये एक प्रजाति है। जैसे कैरी अलग अलग प्रकार की होती है, अपन कह सकते हैं राजापुरी, तोतापुरी, हापुस, रत्नागिरी, केसर कैरी के, ताला लावारी कैरी के, कौन कौन सी कैरी है, अलग अलग प्रकार की। ऐसे ही ये मेलास डोमेस्टिका एक ऐसी प्रजाति है ग्रीन एप्पल की जो सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही पाई जाती है, और ये अंडर गवर्नमेंट के देखरेख में ही इसकी खेती होती है, क्योंकि इसके बहुत रेयर जो है कि वो है। जैसे अपने यहाँ चंदन का पेड़ कैसा होता है, हाँ, इस तरीके से जो है कि इसमें लमसम मिडेल बायोकेमिस्ट्री के इस फील्ड में स्विट्जरलैंड की 75% पॉपुलेशन काम करती है जी। जी, तो इसमें हमारी एप्पल में फर्क क्या है? इसमें हमारी एप्पल में फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे हमारी ग्रीन एप्पल को आप काट के रखेंगे तो 3 या 5 मिनट में ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, यानी काली पड़ेगी या पीली पड़ेगी। ये एक ऐसी चीज है कि आप काट के रख दो, 7 से 8 दिन तक तो वो जरी सा काला भी नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह कि अगर आपने काटने के बाद उसको वापस मिला के रबड़ मार दिया बैंड, तो वो वापस चिपक के पहले ऐसा हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात, हमारी जो ये ग्रीन एप्पल है, इसको आप इस रूम में रख के बंद करके चले जाओ, 1 महीने बाद आके देखोगे तो सड़ गई होगी। ये आप 6 महीने बाद आकर भी देखेंगे तब भी अभी तोड़ के लाए होने ऐसी फ्रेश रहती है जी। तो ये जो है कि मेलास डोमेस्टिका है। इसके साथ दूसरा जो है वो है सोलार वाइटिस। सोलार वाइटिस एक ग्रेप्स की प्रजाति है, काली अंगूर, उसकी प्रजाति है, वो भी स्विट्जरलैंड में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। उसमें से स्टेम सेल डिराइव किए गए, और ये 2 स्टेम सेल, और इसके साथ में तीसरा जो है कि क्रेनबेरी और अकाई बेरी। देखिए, जो सेल नया पैदा होता है, देखिए हमारी सेल की खुराक क्या है? सेल की जो खुराक होती है वो क्या है? सबसे पहला न्यूट्रिशन, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा मिनरल। तो मिनरल तो हमारी बॉडी में 75% वैसे ही पानी है, ऑक्सीजन भगवान हमें वैसे भी दे देता है, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए जो है कि क्रेनबेरी बहुत काम की चीज है, हाईली। और दूसरा जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि जो नया सेल होता है वो बीमार भी पड़ सकता है, पैदा होगा तो उसको वो बीमार नहीं पड़ने देता। और उसके साथ साथ में 5 इंग्रेडिएंट ऐसे और मिलाए गए जिसके हर एक इंग्रेडिएंट के ऊपर पूरी एक कंपनी चलती है। जैसे कर्क्यूमिन है, रिजोल्टॉल है, Q10 है, फिर जो है कि आस्ताजेंथिन है। तो इस प्रकार के ये 5 और ऐसे इंग्रेडिएंट हैं कि इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो 1000% फास्ट कर देते हैं, और इसके रिजल्ट आते ही है। इज इट क्लियर? इन सारी चीजों को मिला के ही हमारी जो प्रोडक्ट बनाई है उसका नाम क्या है? iPhytoCell। iPhytoCell, ये सारी चीजों को मिला के। अब इसकी 2-3 बातें हम देख लेते हैं। इसको लेना कैसे है? इसको न तो खाना है, न पीना है, न चबाना है, तो लेना कैसे है? तो इसको ये पाउडर फॉर्म में है। ये पड़ी की तोड़ के सुबह में अगर खाली पेट और ब्रश करने से पहले ले तो और ज्यादा बेटर है। क्यों ज्यादा बेटर है? क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है वो भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, आपको बताओ तो आपको ज्यादा फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप सुबह में जो है कि ब्रश करने से पहले और खाने से पहले भूखे पेट, इसलिए कि देखिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो और आपके सामने कोई 5 रोटी ला के रखे तो पहली रोटी की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, यानी हमारी बॉडी एक्सेप्टेबल मूड में होती है, तो उसके रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं।
है, इसको क्या करना होता है, जीभ के नीचे, टंग, ये इसको सबलिंगुअल एप्लीकेशन कहते हैं। जीभ के नीचे आपको इस पाउडर को, इसको कभी भी तोड़ के हथेली में लेके यूं नहीं करना है, ये पड़गी को तोड़ के सीधा ही जीभ के नीचे रख लेना है। विद इन 3 to 5 सेकंड ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। पर जीभ के नीचे क्यों रखना है, क्योंकि जीभ के नीचे हमारी जो है कि बॉडी की 1600 से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज के ऑब्लिगेट है। कितने हैं, 1600 से ज्यादा, जो सीधा यहाँ से आपको है कि ब्रेन यानी कि सीधा ब्लड तक पहुंचा देता है, यानी डायरेक्ट इंजेक्शन दे देता है। नहीं तो हम खाएंगे तो क्या होगा कि वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, डाइजेस्टिव होके उसके बाद ब्लड में आता है, तो उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट जो है कि वेस्ट भी जाती है और टाइम भी लगता है। और ये ऐसा है कि 100% प्रोडक्ट आपकी यूज होगी इसमें और सीधा ब्लड में जाएगा, फास्टली इसके रिजल्ट मिलते हैं। और इसका एक और फायदा होता है कि ये कोई स्पेसिफिक किसी एक डिजीज के लिए नहीं होता, ये मल्टीपल पर्पस के लिए दिया जा सकता है। जैसे कि एक बंदे को बीपी भी है, डायबिटीज भी है और ब्रेन की प्रॉब्लम भी है, मान लीजिए कि 3 प्रॉब्लम है। अब मैं कह रहा हूँ ब्रेन तो आप फाइटोसेल दो, वो तो फाइटोसेल, तो सब लोग ये बोलते हैं यार ब्रेन के लिए तो अलग से गोली होती है, इसके लिए अलग से, इसके ये ऐसा कौन सा वो है जो कि वो सभी में एक ही जगह काम कर जाएगा या एक ही प्रोडक्ट काम कर जाएगा। तो इसके पीछे साइंस ये है मैम कि आप जब इसको टंग के नीचे रखते हैं तो ये ब्लड में जाता है, ब्लड ट्रैवलिंग करता है हर एक टिश्यू तक, हर एक ऑर्गन तक करता है ना। आपको पता है कि भगवान ने हमारी ये बॉडी बनाई है, तो इस बॉडी में जो जितनी पाइपें ब्लड की मतलब कि जितनी भी वेन्स है या जितने भी हमारे जो है कि ये इंटेस्टाइन्स है, इन सब की लंबाई अगर मापी जाए तो कितनी है पता है आपको? एक व्यक्ति की बॉडी में कितनी होती है? एक के साथ एक को जोड़ दे, एक के साथ एक को जोड़ दे। अगर आपको नहीं पता है तो एक के साथ एक को जोड़ लिया जाए तो इस पृथ्वी को 3 राउंड मारा जा सकता है, इतनी पाइपें हमारी बॉडी में है। और हार्ट कितना प्रेशर करता है आपको पता है? जब हार्ट एक बार पंप होता है, आप उसको लीक कर लोगे तो 16 मीटर तक ब्लड को उछाल सकता है। ये भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है कि जिसका आज तक कोई पार ही नहीं पाया। इसीलिए तो डॉक्टर, कोई किसी भी डॉक्टर आप पूछो तो आप क्या करते हैं, तो मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करता हूँ। साला 40 साल से काम कर रहा है फिर भी प्रैक्टिस ही करता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि ये इसका कोई पार नहीं पाया आज तक, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ये क्यों काम करेगा कि आपने जैसे ही ब्लड में ले गया तो ब्लड क्या करेगा, ट्रैवल करके जैसे ये ब्लड हमारी बॉडी में बाहर से कोई चीज आती है मैम, तो हमारी बॉडी को समझाने की जरूरत नहीं है कि उसको कहाँ जरूरत है। हमारी बॉडी खुद समझती है कि इसकी जहां भी जरूरत होती है वो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो जाता है, हो जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट में जब ब्लड जाता है वो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करेगा। फिर वही ब्लड आगे गया लीवर में, तो लीवर को अगर जरूरत है तो वो भी ले लेगा। फिर वही ब्लड आगे किडनी में जाता। ब्लड ऐसे तो नहीं बोलता नहीं कि मैं स्टेम सेल को यहाँ तक ही लेके जाऊंगा, आगे तक नहीं लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं है। फिर वो आगे लीवर में जाएगा, किडनी में जाएगा, तो वहां पर भी जरूरत है तो ले लेगा, अपने आप ही एब्जॉर्ब करेगा। तो एक ही प्रोडक्ट जो है कि आपको मल्टीपल फायदे दे सकती है। इज इट क्लियर? तो ये एक ही प्रोडक्ट ऐसी है कि आपको कुछ भी हो गया आप ये लीजिए, इससे ही आप ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कुछ बातों में अभी यहाँ पर ये भी सवाल आएगा कि हम जो है कि कितने समय तक लेनी है। तो नॉर्मली केसेज में जैसे कि सर ने भी बताया था कि हम एक सुबह और एक शाम हमें लेनी होती है, लेकिन ये देखना होता है मैम कि उसकी क्रिटिकल कंडीशन कितनी है। अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि 4थे स्टेज का कैंसर का कोई बंदा है, तो मिनिमम उसको जो है कि 4 और मैक्सिमम रोज की 6 देनी होती है, 6 ऐसे देने होते हैं, क्योंकि पहले उसको लोडिंग डोज देना पड़ेगा रिकवर करने के लिए। क्योंकि लोडिंग डोज अगर हम नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा दिया, तो फिर उसका असर भी थोड़ा थोड़ा ही होता है। फिर उसका क्या है कि धीरे धीरे उसका डोज कम होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में 1 सुबह 1 शाम दिया जा सकता है, कुछ कंडीशन में 2 सुबह 2 शाम, कुछ कंडीशन में 2 सुबह 2 दिन को 2 शाम, इतना भी दिया जा सकता है। कितने समय तक? मिनिमम 5 से 6 महीना तो देना ही है मिनिमम, मैक्सिमम 8 से 10 महीना, उसके बाद कुछ नहीं देना, उसके बाद बंद। कुछ लोग बोले भाई इसकी कोई हैबिट तो नहीं बनेगी, तो ये कोई ड्रग ही नहीं है, तो हैबिट बनने की तो बात ही नहीं बनती। सही बात है, मतलब इसमें कोई ड्रग है ही नहीं, तो हैबिट होने की तो कोई बात ही नहीं बनती। अगली बात हमें ये देखनी है कि ये किस किस को दी जा सकती है। तो इसमें ऐसा है कि ये आप इसको किसी को भी दे सकते हैं, बिकॉज 1000% सेफ प्रोडक्ट है, यूएस एफडीए से सर्टिफाइड है, यूएस पेटेंटेड है। ये जो फाइटोसेल टेक नाम है वो यूएस पेटेंटेड है,
और हमारे इंडिया में तो किसी को पेटेंट बनाना तो बड़े इजीली हो जाता है, लेकिन यूएस में ऐसे ही नहीं होता है, बड़ी 100 उसकी जो मानक है वो किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये उसको आप इस तरीके से दे सकते हैं। और उसके बाद में ये कहाँ काम नहीं करेगी, ये सब जगह काम, यानी अंदर से पैदा होने वाले सभी रोगों में काम करेगी। सिर्फ 2 चीजें ऐसी है, जैसे कि स्टोन मैंने बताया, अब स्टोन तो कोई रोग नहीं है, वो तो एक पत्थर है, उसको आप, उसमें भी बहुत सारे रिजल्ट हम लोगों को मिले हैं, लेकिन हम लोग उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आप मोड ऑफ एक्शन में वो सिद्ध नहीं होता, पत्थर को तो आपको बाहर ही निकालना पड़ेगा, है ना। तो पत्थरी में ये जो है कि काम नहीं करेगी, करती है, लेकिन हम इसको जो है कि उसमें प्रमोट नहीं करते। दूसरा माल अपेंडिक्स, जैसे कि अपेंडिक्स है, अब अपेंडिक्स में तो एक आंत बढ़ गई है, तो उसको तो आपको काट के निकालना ही पड़ेगा। तो ये 2 जगह काम नहीं करती, बाकी आप इसको किसी को भी XYZ किसी को भी दे सकते हैं। तो जो न्यूबॉर्न बेबी उसका भी डोज वही रहेगा कि उसको नहीं, उसको कम कर देना। न्यूबॉर्न बेबी है तो आपको 1 सैसे में से 3 करने हैं। अच्छा। 1 सैसे को पूरा नहीं देना है ना, उसको आप 3 बार करके दीजिए, पहले थोड़ा फिर थोड़ा और फिर थोड़ा, ऐसा। न्यूबॉर्न बेबी है तो अब कुछ लोग आपसे एक और मांगेंगे, भाई गारंटी क्या है, है ना। गारंटी भी अभी आप जो बोल रहे थे ना उसको कैंसर है, तो वो लोगों को बोलेंगे नहीं, वो लोग भाई कि चलो मैं ले लेता हूँ, लेकिन गारंटी क्या है, गारंटी क्या? जो गारंटी मांगता है मैडम उसको ये प्रोडक्ट देनी ही नहीं। क्यों नहीं देनी है कि देखिए, मेडिसिन फील्ड एक ऐसा फील्ड है मैम, हेल्थ केयर फील्ड ऐसा है कि आप गारंटी शब्द यूज नहीं कर सकते। आपका कभी कोई ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर जब आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है तो वो गारंटी नहीं देता, वो तुमसे गारंटी लिखवा के ले लेता है, पहले लिख दे, मर जाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं। तो गारंटी कोई नहीं सर, गारंटी शब्द यहाँ पर यूज ही, क्योंकि हर एक, क्योंकि मैंने कहा है कि ये बॉडी का पार्ट आज तक कोई दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं पा पाए, तो हम क्या पा पाएंगे, है कि नहीं। हाँ, उसको इतना बोलिए। देखिए, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम लोग माजलपुर में बैठे थे, मैम सर की ऑफिस थी वहाँ पर, पुष्पा हाइट्स में हमारी ऑफिस हुआ करती थी उसमें। तो एक फैमिली आई थी जिनके एक छोटा सा बच्चा था और बहुत मतलब फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे, तो बच्चा एक ही था। तो उन्होंने, किसी ने बताया भाई कि यहाँ पर जो है कि ऐसा कोई स्टेम सेल नाम की प्रोडक्ट मिलती है जो लोगों को जो है कि ठीक करती है। तो सर तो थे नहीं, मैं और सुनील बैठे थे वहाँ पे, वो आ गए। तो उनको फिर मैंने कहा ठीक है सर, हमारी ये प्रॉब्लम है। उन्होंने वो सारे रिपोर्ट्स दिखाए, हमने अपनी प्रोडक्ट एक्सप्लेन की और उनको बताया। उसने बोला देखिए सर, मुझे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तक मैं अपने इस बच्चे के पीछे 50 लाख रुपया खर्चा करता हूँ। उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके माइंड में फूंग आ गया कुछ ऐसा कि वो बच्चा क्या करे कि कुछ समय तो एकदम नॉर्मल रहेगा और उसके बाद अपने आप ही उसको कुछ हो जाएगी, वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाएगा ऐसा अपने आप ही। तो उस बच्चे को यूएस तक ले गया था, सब करवाया, लेकिन उसमें कुछ फर्क पड़ा नहीं। उसने बोला मैंने 50 लाख रुपया खर्चा कर चुका हूँ। तो कि मैं आपकी, उस समय में हमारा पैकेज 1,28,000 रुपये का हुआ करता था, तो कि मैं आपको 1,28,000 रुपया अभी ही पे कर देता हूँ, आपकी गारंटी क्या है, आप गारंटी मुझे दे दीजिए, मैं अभी का भी ले लूँगा। तो मैंने कहा सर पहली बात तो यह है पहली बात तो यह है कि आपको तो ये प्रोडक्ट मिलेगी नहीं, अभी तो ये बड़ी आसानी से अवेलेबल है। पहला तो आप आज पैसा जमा कराओ तो 2 महीने बाद आपको प्रोडक्ट मिलती थी, वेट करने की हिम्मत है तो ले, नहीं तो गेट लॉस्ट जी जी। तो मैं कहा आज की आज तो आपको मिलेगी नहीं, आज आप पैसा जमा कराएंगे तो महीने 1 के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेगी, पहली बात। और दूसरी बात, आपको तो प्रोडक्ट मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप तो गारंटी मांग रहे हैं। मैंने कहा 50 लाख रुपया आज तक आपने खर्चा किया है, किसी ने आपको गारंटी दी? कोई नहीं गारंटी दी। मैं कहा सर यहाँ पर हमारी गारंटी है कि क्या है? मैं कहा आप ये प्रोडक्ट लेते हो और अपने बच्चे को खिलाते हो तो हो सकता है कि आपका बच्चा नॉर्मल हो जाए क्योंकि दूसरे भी हुए हैं तो आपका भी होगा, है ना। हो सकता है कि आपका कैंसर मिट जाए लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं तो इस बात की गारंटी पक्की गई है, जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा ये तो गारंटी है। और कैंसर वाले को तो मैं बोल ही देता हूं कि आप नहीं लेते हो तो ये गारंटी है अगले 1 साल तक इस फोटो में होंगे हाँ, कैंसर वाला साल से ज्यादा नहीं निकलता मैं, और उसका दूसरा कोई ट्रीट भी नहीं है। वो बोलता है वहां यहाँ था, मैं तो आखिर जिंदगी दौड़ लिया, ठीक होना होता तो हो गया होता, और अगर और भी तो कहीं और से ठीक हो सकता है तो ट्राई मार के देख ले नहीं हो तब आना। हम ये प्रोडक्ट ऐसी है मैम कि किसी की गरज करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारी जरूरत नहीं, लोगों की जरूरत है। हम लोग कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, यार कैसे भी ये ले ले कैसे भी ये ले लेते हैं।
हमें अपनी इंपोर्टेंस को बढ़ानी है, आपकी प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत महंगी, अगर का पेशेंट ठीक होते होते उसे 1.5-2 लाख रुपए की खाद लेनी पड़ती है, ये पक्का है। तो 1.5-2 लाख, क्या तेरे जीवन की कीमत सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए की? और अगर तू 1.5-2 लाख रुपया 6-7-8 महीने में खर्चा करके अगर जिंदा रह जाता है, तो क्या तेरे लिए प्रोडक्ट महंगी है? क्या तू आगे के 40 साल जो ये जिंदगी देखने वाला है, जो बच्चों के साथ रहने वाला है, जो मजे करने वाला है, जो पैसे कमाने वाला है, उसका कोई वैल्यू नहीं है? क्या तू अपनी बॉडी के लिए 1.5-2 लाख रुपया नहीं खर्चा कर सकता? अगर तुझे ये प्रोडक्ट महंगी नहीं है, प्रोडक्ट कीमती है, इसको महंगा नहीं कहते, कीमती कहते हैं। एक किडनी फेलियर की, दोनों किडनी खराब है, और उसने डोनेट जो है कि जिंदा रहने के लिए मार्केट में एक एडवर्टाइज डाली कि मुझे किडनी चाहिए, कोई डोनेटर है तो मैं 25 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। जिंदा रहने के लिए लोग सब करते हैं ना, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मैं 25 लाख रुपया देता हूँ, आप मुझे एक किडनी दीजिए, तो आप बोलेंगे भाई साहब और कुछ मांग लो, बाकी इसके बारे में तो राम राम ये तो हम नहीं देंगे, है ना सर? सही बात। अगर वो बंदा ये प्रोडक्ट खाता है और उसकी दोनों किडनी ठीक हो जाती है, तो क्या वो प्रोडक्ट उसके लिए महंगी? तो जो ट्रांसप्लांट करा दिया है उसका, बिल्कुल ब्लड ट्रांसप्लांट करा दिया, जैसे कि ट्रांसप्लांट हार्ट का या फिर लंग्स का या लीवर का, किडनी का ही। किडनी का ट्रांसप्लांट। मैं आपको एक पहली बात बताता हूँ, ट्रांसप्लांट में क्या होता है। नहीं, मेरा ही एक आदमी नहीं, था। आप समझिए क्या होता है। हाँ। ट्रांसप्लांट में सबसे पहली बात तो ये है कि अभी अगर उसने कराया तो अगले 1-1.5 साल में पता कंप्लीट चलेगा कि वो उसको कंप्लीट मैच हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो 1-1.5 साल में थ्रो आउट हो जाएगी, पहली बात। और मैच हो भी गया तो क्या आपको लगता है कि वो किडनी लाइफ टाइम चलेगी? 7 साल, 8 साल, 9 साल मैक्सिमम। उसके बाद फिर वही रामायण। हेलो, उसके बाद फिर वही रामायण, क्योंकि जिसकी वजह से किडनी खराब हुई थी वो वजह तो खत्म ही नहीं हुई ना। आप एक बात सोचिए ना मैम, अब आपको ब्लॉकेज है, भाई दर आपको ब्लॉकेज है और आपने स्टेंट रखवा लिया, है ना, तो वो जो है कि बीच में से खून जाने का चालू हो गया, फिर आप कुछ गोलियां लेते हैं जिससे आपका ब्लड थोड़ा पतला हो गया तो आसानी से निकल जाता है। तो क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं है, क्योंकि जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज आ रहा है उसको तो आपने अभी तक खत्म ही नहीं किया है। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे अंदर बॉडी में कुछ कोएंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर जो ये कार्बोहाइड्रेट जमा होता है आर्टरी के अंदर, उसको तोड़ने का काम करता है कोएंजाइम। और वो कोएंजाइम पैदा करने वाले स्पेशलाइज्ड सेल जब डैमेज होते हैं तो ही आपका ये जो है कि ब्लॉकेज जमने लगता है। क्योंकि ब्लॉकेज तो रोज जमता है, लेकिन भगवान ने कुछ सेल ऐसे बनाए कि वो ऐसा कोएंजाइम पैदा करता है कि इसके ऊपर गिरता ही वो टूट जाता है, रास्ता क्लियर रहता है। हेलो, लेकिन वो कोएंजाइम जब नहीं पैदा होता है क्योंकि स्पेशलाइज्ड सेल डैमेज हो गए जो कोएंजाइम पैदा कर रहे हैं। जब तक ये स्पेशलाइज्ड सेल वापस नहीं बनेंगे तब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आपने जो स्टेंट भी रखवाया है या बाईपास सर्जरी भी की है तो भी वो टेम्परेरी है, क्योंकि जिसकी वजह से ये हो रहा है तो वो स्टेंट के ऊपर भी जमा होगा ना। आपके ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल कम ही नहीं हो रहा है तो वो तो जमा होना ही है ना मैम, सही है ना? तो यही सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो इस पे बोलता जाऊंगा तो बहुत कुछ बोलता जाऊंगा, लेकिन मैं जहां